हेलो एवरीवन एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट 9 के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज होंगे। और ये हमारे पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं इस पे। इसके साथ हम लोग पॉलिटिकल साइंस की सीरीज भी रन कर रहे हैं जो आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉलिटिकल मंत्रा पे, जिसमें हम लोगों ने 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको हेल्पफुल करेगा यूजीनेट एग्जाम, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में तो आपका बहुत ही हेल्प करेगा। उसमें हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, जिसमें हमारा जिस तरीके से एनवायरनमेंट सेक्शन में यूनिट 9 में जो क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, उसके लिए हमारी ये सीरीज चल रही है। और इसका जो सबसे मेन मोटो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो नोट्स भी उसके बना सकते हैं। इसके साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाती है पॉलिटिकल मंत्रा पे। तो हम लोग इसमें करेंगे कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट की बात। पार्ट नंबर होगा 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली तो आपके लोगो मिलेगा और नाम आपको मिलेगा। ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा कोई, तो बाइलिंगुअल होगा, किस एग्जाम की डेट को आया वो मिलेगा आपको डेटा, प्लस में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आंसर भी मिलेगा। बट आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को देखें, पॉज करते जाएं, आंसर देते जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस को इजीली स्मूथ में, और छोटी वीडियोस होगी जितने आप इजीली मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। तो आर यू रेडी? कमेंट सेक्शन में बताइए यस या नो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये हमारा आया था 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन। अब मैंने इतने नज़दीक क्यों लिया 2018 से 25 जिसमें लिख रखा है, उसका रीज़न है कि एक शिफ्ट में आप देखेंगे एक एग्जाम के बाद एक, अगर अल्टरनेट एग्जाम देखें तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटली हो जाते हैं वही लगभग पीवाईक्यू के, या उनका कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे क्या रिपीटेशन आता है। तो बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, जिसे हम लोग कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडी इज, अगर जैसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग के कारण जो घुली ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है। जब डिमांड ज़्यादा है तो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शुरू में बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डिक्रीजिंग होगा। द रीज़न बिहाइंड ऑफ है ये कि जब हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी वहाँ चाहिए, और वहाँ जब कम होगी कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली वो होगा कि वहाँ डिमांड बढ़ रही होगी। इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी जल निकाय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होना, अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन जो आवश्यक मतलब ऑक्सीजन जरूरत होती है वो वहाँ नहीं मिल पाती। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपने देखा होगा काई जम जाती है जब वाटर लेवल के ऊपर, या मान लीजिए तालाब मान लीजिए या किसी जगह पे, तो जो नीचे है जो मछलियाँ वगैरह तो खत्म ही हो जाती है, बट देखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन की कमी का रिसाव होने लगता है, वो डिमांड करने लगती है। उस क्वेश्चन वही पूछा था बस। जब पानी में बीओडी अधिक होता है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तो अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो कम होने लगती है क्योंकि वहाँ बन नहीं रही वो चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, वन ऑफ द एनवायरमेंटल हैजार्ड ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है यूवी किरणों के संपर्क में आने से नहीं होती है? देखना ये ध्यान से आपको पढ़ना है, नहीं पे बहुत फोकस आपको करना है। नहीं, जो ओजोन परत के क्षरण के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों में से एक, ऐसा क्या नहीं इसमें है? मेलेनोमा, एरिथेमा, टेरेटोमा या कैर्सिनोमा, यानी जिसे कहते हैं कैंसर जनक। इसमें जो आंसर होगा वो टेरेटोमा होगा, जो आपका नहीं होता है इससे। और ये क्वेश्चन भी आपका आया था 4 सितंबर को आया था। ठीक है, शिफ्ट 1 में। तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं एक्सपोजर ड्यू टू ओजोन लेयर डेप्लीशन कैन कॉज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं यूवी की वजह से। प्राइमरली अफेक्ट करता था स्किन एंड आइज, क्योंकि सबसे पहले रोशनी कहाँ पे आती है, हमारे आंखों पे और आइज पे इफेक्टिंग करता है, और स्किन पे भी। मेलेनोमा जो है आपका वो टाइप ऑफ स्किन कैंसर है। ठीक है। एरिथीमा जो आपका है स्किन रेडिमिनिंग और सनबर्न ड्यू टू यूवी रेस। एंड कार्सिनोमा another form of skin cancer, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma like यूवी एक्सपोजर से। ये नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। टेराटोमा इज नॉट कॉज बाय यूवी रेडिएशन, ये होता है ट्यूमर ड्राइव्ड होता है। ठीक है, जर्म सेल के द्वारा होता है। अब ये पूछ सकता है अगली बार कि टेराटोमा किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना ट्यूमर ड्राइव्ड फ्रॉम जर्म सेल containing multiple types of tissue like hair, muscles और bone, and is डेवलपमेंटल होता है, नॉट कॉज बाय इन्वायरमेंट यूवी एक्स। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फैक्ट बेस होते हैं, इनको आपको बस याद करना होता है, कॉन्सेप्ट होगा तो समझ में आती चीज़ें बार बार आप पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अब देखिए, फिक्स है कि आईएसए 2015 में आया है, ये फैक्ट बेस में हो जाता है। क्यों आया? क्योंकि जो कंट्रीज नज़दीक जो सौर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। इसका ये पूछ रहा है कि मिशन का मतलब क्या है। एवरी होम नो मैटर हाउ फॉर विल हैव इलेक्ट्रिसिटी, एवरी होम विल हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, एवरी होम नो मैटर हाउ फॉर अवे will have light at home, every home has to be carbon neutral,
ये पूछ रहा है कि उसका मिशन, यानी इसे हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन फरवरी के एग्जाम में आया था। मिशन और एक होता है उद्देश्य, दोनों का अलग अलग है। तो इसका सी आंसर होगा आपको, जिसे हम लोग कहते हैं घर में रोशनी होगी चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसको आप याद कर लीजिएगा या नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। एवरी होम नो मैटर हाउ फॉर अवे विल हैव लाइट टू एट होम। ठीक है। उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय ISA का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि दुनिया भर के देशों में इसका दीर्घकालिक लक्ष्य हो। हर घर तक सौर ऊर्जा आधारित रोशनी पहुंचे, जिसमें ऊर्जा तक सामान पहुंच सुनिश्चित हो और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटे। तो देखिए ISA को पढ़ना है आपको, है ISA की डेट, करंटली मेंबर, क्योंकि ये करंट से थोड़े से नए नए मेंबर आते रहते हैं उनको, प्लस पेरिस के साथ था। ठीक है। जो कॉप हुआ था उसके साथ में, मतलब काफ़ी रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अभी के लिए क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अगली जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको स्पेशली ISA का एक पूरा चार्ट समझा देंगे अलग से एक वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। भूकंप से होने वाले विनाश की मात्रा को, यानी भूकंप होता है उसको भी मापते हैं, होने वाली विनाश की मात्रा को किस द्वारा नापा जाता है? रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी स्केल, मैग्नीट्यूड या मर्केली स्केल। इसका आंसर होगा मर्केली स्केल। मर्केली जो इंटेंसिटी स्केल होता है, ये भूकंप से होने वाले डिस्ट्रक्शन और इंटेंसिटी को नापता है। ठीक, कितना नुकसान हुआ। बट अगर आप रिक्टर स्केल का देखेंगे जो ऑप्शन में भी दिया था, उससे हम लोग मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं, कितने ऊर्जा, जैसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड लिखा है, भूकंप की ऊर्जा या शक्ति कितनी की वो बताता है, नुकसान कितना हुआ मर्केली इंटेंसिटी स्केल बताता है। ठीक है। तो रिक्टर स्केल इज इक्वल टू आपका ऊर्जा या शक्ति मैग्नीट्यूड, एंड द डिस्ट्रक्शन इंटेंसिटी इज अ मर्केली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम रहे हैं? चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, स्पीसीज माइग्रेशन, चेंज इन ओशन सर्कुलेशन, ओशन एसिडिफिकेशन या सी लेवल राइज हो जाना। इसमें से कौन से आपको बताने की रहे होंगे इसमें? इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा फोर्थ नंबर, यानी सारे परिवर्तन होते हैं जब आपके, जो इसमें परिवर्तन होगा। तो जल विज्ञान चक्र में परिवर्तन होता है, चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में स्पीसीज माइग्रेशन हो जाता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि कारण कई जीव जंतु यहाँ वहाँ प्रवास करने लगते हैं। चेंज इन ओशन सर्कुलेशन हो जाता है, महासागर परिसंचरण में परिवर्तन होता है, तापमान वाले बढ़ता परिवर्तन में महासागर धाराएं प्रभावित होने लगती हैं। ओशन एसिडिफिकेशन होने लगता है, यानी CO2 का अधिक अवशोषण से महासागरों का जो pH मान है वो घटता है। और सी लेवल राइज होने लगता है, ग्लेशियरों को पिघलने और समुद्री जल के तापीय प्रसार से समुद्र का स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग। ऐसा इसमें से क्या है जो प्राकृतिक जलवायु बल का उदाहरण कहलाता है? ये भी आपका 4 सितंबर को आया था एग्जाम। ग्रीन हाउस गैसेज, वोल्केनिक एरप्शंस, लैंड यूज चेंजेज या ट्रोपोस्फेरिक एरोशंस। इसका आंसर होगा आपका दो होगा, यानी वोल्केनिक एरप्शन होते हैं वो प्राकृतिक जलवायु नहीं, वो नेचुरली हैं। तो ज्वालामुखी जो वोल्केनिक एरप्शंस हैं वो एक प्रकार से आपके चेंज इन सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं जो वायुमंडल की संरचना और तापमान को प्रभावित करती हैं। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक माना जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड यूजेज चेंजेस, दैट्स टाइप ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पायरोलाइसिस, यानी पायरोलाइसिस के बारे में आपको बताने सत्य कौन कौन से। यह पूर्ण दहन की तुलना में कम वायु प्रदूषण करता है, यानी इट प्रोड्यूस लेस एयर पोल्यूशन दैट कंप्लीट incineration. It is done in the presence of oxygen. C has instead of oxidation of a complex series of decomposition and other chemical reaction take place. Pyrolysis many times generate useful materials. Pyrolysis is a high temperature thermal process and alternative to in incineration, यानी कि दहन का। तो इसका जो एक चीज़ होती है कि इसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, इसका आंसर जो होगा आपका सेकंड होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बी ऑप्शन जो रिमूव होगा। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये पूर्ण दहन की तुलना में कम वायु प्रदूषण पैदा करता है, और ये ऑक्सीजन की वजह से सिर्फ यही गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में ऑक्सीजन के कण के बजाय अपघटन और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जटिल श्रृंखला होती है। पायरोलिसिस कई बार उपयोगी सामग्री उत्पन्न भी करता है, और पायरोलिसिस एक उच्च तापमान वाली थर्मल प्रक्रिया है जो दहन का एक विकल्प उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल में स्टेट पार्टियों द्वारा प्रथम वचनबद्धता अवधि 2008 से 12 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को 1990 स्तर से कम करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यानी इस टाइम फ्रेम में GHG जो थी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को कितने परसेंट निर्धारित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5.2% का। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित देशों यानी एनेक्सर 1 जो कंट्री थी, संकल्प लिया था कि वे 2008 से 12 की अवधि में अपने ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से
5.2% कम करेंगे। ठीक है, ये आपको फैक्ट इसको भी याद करना ही पड़ेगा आपको। देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, यह है आपकी यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन। यह समझौता ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को सीमित करने और घटाने के लिए देशों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। कब कब अपनाया गया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। फर्स्ट इसकी जो शिफ्ट थी, मतलब एक तरह से कंटेंट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से 2012। प्रमुख तंत्र इसके हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल ने उत्सर्जन घटाने में लचीलापन देने के लिए 3 बाजार आधारित तंत्र स्थापित किए। पहला, देखिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है कि सीडीएम किसके अंतर्गत आता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो दिया गया था वो विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं में निवेश कर क्रेडिट प्राप्त करना, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन करना यानी विकसित देशों के बीच में संयुक्त परियोजनाएं चलाना। उसके बाद एमिशन ट्रेडिंग करना, कार्बन ट्रेडिंग जो उत्सर्जन अधिकारों खरीद बिक्री करता है। तो एक ध्यान रखना आपको, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल का। उसका ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एमिशन ट्रेडिंग आपको ध्यान रखना कार्बन ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है, ये तो फॉलोइंग आर बायोगैसेस, कौन कौन सी हैं। मार्स गैस आपकी है, स्वयं गैस है, प्रोड्यूसर, कंपोस्ट या फ्लू गैस जो आपकी होती है वो कौन कौन सी ऐसी गैसेस में जो आपकी बायोगैस कहलाती है। तो मार्स होती है आपकी प्रोड्यूसर एंड कंपोस्ट गैस होती है, आंसर एक होगा। बायोगैस जो आपकी होती है वह एक जैविक ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई कचरे, अन्य अपशिष्ट के एनारोबिक अपघटन से कहते हैं डिकम्पोजन से बनती है। CH4 और CO2 इसका होता है। ठीक है, मुख्य घटक। देखते हैं मार्स, स्वयं, प्रोड्यूसर और कंपोस्ट गैस कैसे कैसे अलग है। मार्स गैस आपके दलदली क्षेत्रों में सड़ी हुई जैविक सामग्री से बनती है। CH4 जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि किसी जगह पर सड़ना। और अधिकतर आपने देखा होगा धान के खेतों में ये चीज़ का बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। स्वयं गैस मार्स गैस का एक दूसरा नाम है दलदल में बनने वाली मीथेन गैस। प्रोड्यूसर गैस कोयला या कोक से उच्च तापमान पर ऑक्सीजन भाप के साथ बनती है। इसमें CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 होते हैं, जबकि जैविक नहीं होते हैं। कंपोस्ट गैस थी जैविक पदार्थ के सड़ने पर बनने वाली गैस, मीथेन व CO2 मिश्रण। और फ्लू गैस उद्योगों या पावर प्लांट के धुएं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और NOx आदि आपकी होती हैं गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फाइनेस्ट पर्टिकुलर मैटर। फाइन मोड पार्टिकल्स, न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स, एटकिन या एक्यूमुलेशन मोड पार्टिकल्स। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स। न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स जो होते हैं आपके 0.01 पर, तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, महीन, जैसे कण पे हम लोग को देख नहीं सकते अपनी नंग आँखों से, पर नॉर्मली हम लोग सूक्ष्मदर्शी सबको देखा जा सकता है। उसके बाद एटकिन जिसे हम लोग कहते हैं 0.01 से म्यू एम। फिर एक्यूमुलेशन एंड कोरस मोड पार्टिकल्स होते हैं। सबसे छोटे देखा जाए तो न्यूक्लिएशन मोड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका रहा टेलीग्राम के लिए, जिसमें आपको मिलेगी PDF। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, PDFs वगैरह आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। पॉलिटिकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे वीडियो आने वाली मिलती रहे टाइम टू टाइम। और मिलते हैं इस पार्ट में आपको 4th नंबर पार्ट में बाद में। धन्यवाद।